नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट प्रश्नों की जो कि भारतीय संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम 150 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक है आपका 1 से 51। निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? वह रेट आपको बताना है जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए वह कौन सी रेट जारी की जाती है। तो प्रत्यक्षीकरण रेट है, अधिकार परीक्षा रेट है, परमादेश रेट है या प्रतिषेध रेट है। तो वह आपकी कौन सी रेट है? वह है आपकी परमादेश रेट। तो परमादेश रेट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है किसके लिए? निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। कौन सी रेट? परमादेश रेट। अगला प्रश्न हम 152 की बात करते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो वह कितने तरीके हैं जिनके द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? 1, 2, 3, 4। तो वह कितने तरीके हैं जिनके द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? वह तरीके हैं आपके 3 तरीके। इनके द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। तो 152 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 153 की बात करते हैं। 153 प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 30, 31, 32, 35। तो वह अनुच्छेद कितना है जिसमें संवैधानिक उपचार अधिकारों के बारे में दर्शाया गया है? वह है आपका 32। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान का हृदय व आत्मा। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न 154 की बात करते हैं। निम्न में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 में जो अधिकार दिया गया है वह कौन सा अधिकार दिया गया है? वह है आपका जीवित रहने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। तो अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है? जीवित रहने का अधिकार। अगला प्रश्न 155 की बात करते हैं। 155 क्या कह रहा है? भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? निर्णय विधि से, राजनीतिक अभिसमयों से, संविधान से, गांधी दर्शन से। तो प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो यह शब्द आपको कहां से लिया गया है? यह लिया गया है संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? संविधान से। तो 155 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 156 है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार। तो 156 जो प्रश्न कह रहा है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को जो प्राप्त है वह क्या प्राप्त है? वह है आपके मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं, जैसे नागरिकों, जो भारत के नागरिक हैं उनको तो प्राप्त है ही, और कुछ जो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो 156 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 157 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो वह कितने हैं? तो वह हैं आपके 6। पहले 7 थे, अब कितने बचे? 6। संपत्ति अधिकार को हटा दिया है, वो कानूनी अधिकार बना दिया है। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? वह हैं आपके 6। अगला प्रश्न आपका 158 है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो समता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। तो समता के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह है आपका अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार दर्शाया गया है। तो 158 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 159 की बात करते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी, किसी भी दशा में। प्रश्न क्या कर रहा है? 159। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित किया जा सकता है? तो यह निलंबित किया जा सकता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल
लागू हो उस समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किस समय? राष्ट्रीय आपात के समय। तो 159 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, बचत करना, किस अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार जो परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? तो वह है किस अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी। तो अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार से। तो 160 का ऑप्शन कौन सा है? सी। अगला प्रश्न 161 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो न्यायालय द्वारा जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है किस दशा में की जाती है? संपत्ति की हानि के दौरान, अतिरिक्त कर की वापसी के दौरान, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने पर। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है न्यायालय द्वारा, तो किस स्थिति में की जाती है? वह की जाती है जब पुलिस अधिकारी दोषपूर्ण नजरबंद, यानी व्यक्ति को नजरबंद पुलिस कर लेती है उनको बिना बताए। तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय को हायर करना पड़ता है न्यायालय में पुलिस द्वारा। जो व्यक्ति पुलिस पकड़ती है, पुलिस जिस व्यक्ति को पकड़ती है वह 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसकी पेशी करनी पड़ती है। यदि वो पेशी नहीं करता है पुलिस अधिकारी या कोई पुलिस कर्मचारी, तो उसको लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो 161 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 162 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, वैधिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है वह क्या है? वह है आपका कानूनी अधिकार या वैधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार से हटके कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार या वैधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 163 है, क्या कह रहा है 163 प्रश्न? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्णा 1959, बंबई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला है वह कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो जो मूल अधिकारों से संबंधित मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? 5, 7, 9, 11। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो वह है आपके कितने? 11, ऑप्शन नंबर डी। तो 164 का ऑप्शन कौन सा है? 11। अगला प्रश्न 165 क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है 15 मार्च 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 17 जुलाई 2010 को, 10 अक्टूबर 2010 को। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है, वह कब से बन गया है? तो वह बन गया है आपका 1 अप्रैल 2010 को। इस तारीख से शिक्षा क्या हो गई है? एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो 165 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 166 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो वे कौन सी आयु तक बच्चे माने जाएंगे? वह माने जाएंगे 14 वर्ष तक। तो राज्य जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में। कौन देगा? राज्य देगा। अगला प्रश्न 167 है, भारतीय संविधान में किस किस सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? संतानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो भारतीय संविधान में किस किस सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो किसकी सिफारिशों पर किया गया है? वह है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न 168 है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है?
तो कौन सा भाग संबंधित है? वह है आपका भाग 4, ऑप्शन नंबर सी। तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किसके अंतर्गत है? भाग 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका 169 है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से प्रवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। तो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके बारे में क्या कथन सत्य है? तो वह है कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ठीक है, तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। तो 169 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 170 है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, प्रस्तावना से, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से। तो 170 जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो वह करता है प्रस्तावना के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। तो 170 प्रश्न क्या था कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो प्रस्तावना के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 171 है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान भाग 4 में क्या है? कौन सा इसमें से सही है ऑप्शन? तो वह सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में। तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें संबंधित है। अगला प्रश्न आपका 172 है, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? संसदीय, संघीय, एकात्मक, सत्तावादी। तो किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वह है आपकी संघीय में, ऑप्शन नंबर बी। तो किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? संघीय सरकार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 173 है, क्या कह रहा है 173 प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 99, 39, 59, 69। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? वह अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न 174 है, क्या कह रहा है 174 प्रश्न, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? 14, 19, 29, 32। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो वह अनुच्छेद आपका कौन सा है? वह अनुच्छेद है आपका 29, ऑप्शन नंबर सी। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, या इस अनुच्छेद में इसके बारे में दर्शाया गया है। किसके बारे में? अल्पसंख्यकों के बारे में। अगला प्रश्न 175 है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुंचे, क्या ये सही है? वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से जो अभिप्राय है वह है वोट देने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार आपका कौन सा है? वह है मतदान का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। ये राजनीतिक अधिकार है मतदान का अधिकार। अगला प्रश्न 177 है, क्या कह रहा है प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? वह कहां के संविधान से लिए गए थे? तो 177 का ऑप्शन कौन सा सही है आपका? तो वह है आपका ए, अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 178 है,
निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार या मतदान का अधिकार? तो निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार आपका कौन सा है? वह है मतदान अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। तो मतदान अधिकार कैसा है? राजनीतिक अधिकार। अगला प्रश्न आप देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? किसके अंतर्गत किया गया है? तो वह किया गया है राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न 180 है, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो इनमें से आपका कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है आपका सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, भाषण का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। जो मूल अधिकार है कौन कौन से? शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। लेकिन सूचना का अधिकार है वह कैसा है? मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ये बी। अगला प्रश्न 81 की बात करते हैं। 81 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भाग 4A, भाग 4B, भाग 5, भाग 4। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो किसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं? वह किए गए हैं भाग 4A, ऑप्शन नंबर ए। तो मूल अधिकार किसमें शामिल किए गए हैं? भाग 4A। अगला प्रश्न 182 की बात करते हैं। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। तो भारत के संविधान में शामिल जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं की अवधारणा कहां से ली गई है? तो यह अवधारणा ली गई है आपकी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। तो 182 का ऑप्शन कौन सा? ये डी। अगला प्रश्न 183 है, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950, 1949, 1951, 1952। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए या हुए? तो वे हुए आपके कब? 1949, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में। अगला प्रश्न आपका 184 है, क्या कह रहा है? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। तो शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? वह दिए गए थे आपके 7, ऑप्शन नंबर बी। इसको एक हटा दिया इसमें से, संपत्ति का अधिकार, अब वह कानूनी या वैधानिक अधिकार बन चुका है। मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में श्रेणी में ला दिया गया है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, का विरोध करता है। तो अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? तो वह करता है आपका में निहित है। तो अधिकार कर्तव्यों में निहित है। तो रिक्त स्थान की सही पूर्ति क्या है? कि अधिकार कर्तव्यों में निहित है। तो 185 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 186 की बात करते हैं। समानता का निम्न में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा को सदृश नहीं है? प्रश्न क्या है? समानता का निम्न में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? विधिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। तो कौन सा नहीं है? जो कौन सा समानता का निम्न में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा को सदृश नहीं है? तो वह नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। अगला प्रश्न 187 की बात करते हैं, क्या कह रहा है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, अधिकार प्राधिकार द्वारा, समानता द्वारा। तो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो
तो किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? यह किया जा सकता है विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। तो 187 का ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 188। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 5 या भाग 4A? तो कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वह भाग है आपका ऑप्शन नंबर 4A, डी। ठीक, तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4A। अगला प्रश्न आपका 189 है। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया है? प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो 189 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विषय है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? वह कौन सा है? वह है वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। ये मौलिक अधिकार है। कौन सा? वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। तो 189 का ऑप्शन कौन सही है? बी। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं 11, 9, 12, 8। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वह है आपके 11, ऑप्शन नंबर ए। तो 190 का ऑप्शन कौन सही है? ए। अगला प्रश्न 191 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम टाडा, जिसको टाडा बोला जाता है। बी, आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां या निवारण अधिनियम, जिसे कॉफी पोसा बोला जाता है। विदेशी मुद्रा अधिनियम, जिसे को फेरा बोला जाता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, वह कौन सा नहीं है? वह नहीं है आपका विदेशी मुद्रा अधिनियम, जिसको क्या बोला जाता है? फेरा। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। एक कैसा अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम। बाकी तीनों हैं आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम, जिसको क्या बोला जाता है? टाडा। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां या निवारण अधिनियम कॉफे पोसा। तो कौन सा अधिनियम है जो निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? वह नहीं है आपका विदेशी मुद्रा अधिनियम या फेरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 152 है, 92 है, सॉरी। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? कोई कौन सा भाग है? भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3। तो मूल अधिकार किस भाग के अंतर्गत हैं? तो मूल अधिकार है आपके भाग 3 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। तो मूल अधिकार किस भाग के अंतर्गत हैं? 3 के अंतर। अगला प्रश्न 153 है, 93 है। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आयरलैंड और स्पेन, यूएसए और यूके, यूएसए और चीन, जापान और कोरिया। तो भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? कहां से लिए गए हैं? तो वह लिए गए हैं आपके आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन नंबर ए। तो आयरलैंड से राज्य के निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं भारतीय संविधान। अगला प्रश्न 194 में क्या कह रहा है? एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, क्या ये है? केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं। पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं।
तो एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो एकाधिक मताधिकार तंत्र है, उसका क्या कार्य है? तो वह है आपका पात्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। तो ये क्या है? एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है कि पात्रित वोटर एक वोट देता है और कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपको 195 बात करते हैं, क्या है? निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार। तो निम्न में से कौन सा जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो 195 का ऑप्शन कौन सा सही है? वह सही है आपका एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। तो इसका सही मिलान कौन सा है? एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। तो कौन सा जोड़ा सही मिलान दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 159 की बात करते हैं, क्या है? 196 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? वह क्या है? तो वह है आपके मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। तो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण क्या है? मौलिक अधिकार, 196 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 197 की बात करते हैं, क्या कह रहा है? मताधिकार एक प्रकार से क्या है? प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया है। यह एक विधि है जिसमें वोटर अपने वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है। सर्वव्यापक प्रमाण विशेषता अधिकार। तो मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो मताधिकार एक प्रकार से है, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। तो मताधिकार क्या है? यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। तो मताधिकार का सही अर्थ क्या है? यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18। तो निजता के अधिकार किसके अधीन आता है? तो वह आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। तो निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 10। तो कौन से अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? वह आपका कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 6, ऑप्शन नंबर सी। तो अनुच्छेद 6 में क्या दर्शाया गया है? जो पाकिस्तान से भारत में आए व्यक्तियों को क्या दिए जाएंगे? नागरिकता प्रदान की जाएगी, या उसके बारे में जो दर्शाया गया है वह अनुच्छेद 6 में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न 200 की बात करते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है? तो वह आपका कौन सा है? वह है आपका अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो वह आता है किसके तहत? मौलिक अधिकारों के तहत, ऑप्शन नंबर बी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 202 की बात करते हैं, क्या है? निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? आजादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक, शिक्षा का हक। तो निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंस एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो वह क्या रोका जा सकता है? तो वह रोका जा सकता है आजादी का हक, ऑप्शन नंबर ए।
तो निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? आजादी का हक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 203 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? समता के हक की, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का हक, सभी को शिक्षा का हक। तो भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? तो भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता, यानी कि सभी की गारंटी देता है, समता का हक प्रदान करता है, धार्मिक आजादी प्रदान करता है, संवैधानिक उपचारों का हक देता है, सभी को शिक्षा का हक देता है। तो ये तो सभी है आपको, इसमें तो आपका ऑप्शन होगा नन, यानी कि आपके सभी सही है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता दी जाती है गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तो गृह मंत्रालय को जो अधिकार प्रदान दिया गया है, क्या कर सकता है? यह लोगों को नागरिकता दे सकता है। कौन? गृह मंत्रालय। तो 204 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 205 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? मूल अधिकार, राजनीतिक संबंधी निर्देशक सिद्धांत में, संविधान के उद्देश्य में, भाग 7 में। तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो वह दिए गए हैं किसमें? राजनीतिक संबंधी निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो कल्याणकारी जो राज्य की जो नीतियां हैं किसके अंतर्गत आती हैं? राजनीतिक संबंधी निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 206 की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, वह कौन सा नहीं है आपका? वह नहीं है सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य है आपके संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना और प्रवृत्ति की रक्षा उससे बनाए रखना। लेकिन इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। अगला प्रश्न 207 की बात करते हैं। 207 प्रश्न कह रहा है, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद। तो मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो कौन जारी कर सकता है? तो वह जारी कर सकता है आपका सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, दोनों ही मूल अधिकार के संबंध में रिट जारी कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में कौन रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगला प्रश्न 208 की बात करते हैं। भारतीय नागरिकता निम्न में से किन तरीकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता निम्न में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? कितने तरीके हैं जिनसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो वह है आपके कितने? 5 प्रकार से। तो भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और भारतीय नागरिकता जा सकती है वह 3 प्रकार से। अगला प्रश्न 209 की बात करते हैं। प्रश्न है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो 209 जो प्रश्न कह रहा है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो 209 का ऑप्शन कौन सा सही है? वह सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिनियम। तो किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? वह है आपका नागरिक अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 210 की बात करते हैं। 210 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें से एक मौलिक अधिकार नहीं है, वह नहीं है आपका संपत्ति का अधिकार। प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह अधिकार हटा के कौन सा अधिकार बना दिया है? कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न
211 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? कारावास के दौरान, निषेधाधिकार वीटो के द्वारा, तख्ता पलट कूप के द्वारा या सेंसरशिप के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो किसके द्वारा छीन ली जाती है? वही सेंसरशिप, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? सेंसरशिप के दौरान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 212 की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? वह कौन सा है? तो वह है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 213 है। प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता था मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, वह कौन सा अधिकार नहीं आता? तो वह अधिकार नहीं आता मतदान का अधिकार। ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। जो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं कौन से? जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 214 की बात करते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होती है? वास्तविक जो शक्ति है वह किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक जो कार्यकारी जो कार्यपालिका शक्ति है किसके पास होती है? तो वह होती है किसके पास? मंत्रिपरिषद और उस प्रधानमंत्री। ठीक है, जो अब इसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अलग दिया गया है, इसलिए मंत्रिपरिषद टिक करेंगे। तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के अंतर ही प्रधानमंत्री आ जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 2 से 15 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में अनुसार निम्न में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो न्यायालय में परिवर्तनीय है वह कौन सा है? वह कौन से अधिकार है? तो वह है आपके कौन से अधिकार? मूल अधिकार। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक है, और बाकी नहीं है। तो न्यायालय में जो परिवर्तनीय है वो कौन से है? मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 216 की बात करते हैं। 216 प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक करने के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव जो होता है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो उसमें शामिल होते हैं आपके कौन? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 217 की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त को अवधि के भीतर भरा जाएगा, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वह कितने मास के अंतर्गत भरा जाना चाहिए? 1 मास, 6 मास, 3 मास, 1 वर्ष। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त को कितने अवधि के भीतर भरा जाएगा? वह अवधि है आपकी 6 मास, ऑप्शन नंबर बी। तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 218 की बात करते हैं। राज्यसभा को भंग करने में निम्न में से कौन सक्षम है?
राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा, जो राज्यसभा का अध्यक्ष है वो राज्यसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, उपयुक्त में कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि राज्यसभा कभी भंग होती नहीं है, ठीक है ना। राज्यसभा कैसा है? एक चलने वाला सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो 218 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 219 की बात करते हैं। कह रहा है संसद की नियुक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? वह कौन सी संसद की समितियां हैं जिसमें राज्यसभा का सांसद नहीं होता? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, सरकारी आश्वासन समिति। तो वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का सांसद नहीं होता? तो वह समिति है आपकी कौन सी? आकलन समिति। इसमें राज्यसभा का सांसद नहीं होता, किसमें? आकलन समिति में। तो 219 का ऑप्शन कौन सा है? बी, कि संसद की नियुक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? वह नहीं है आपकी आकलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 220 की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्न में से किसके पास भेजा जाएगा? यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद है, बात है, तो कहां भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा, संसद के पास भेजा जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा, या मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी वाद विवाद किसके पास भेजा जाएगा? तो वह भेजा जाएगा किसके पास? भारत का उच्चतम न्यायालय के पास। तो यह अधिकार किसको दिया गया है? भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी वाद विवाद का निर्णय कौन सुनेगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 221 है। 221 प्रश्न क्या कह रहा है? क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? प्रश्न क्या कह रहा है? क्या भारत को राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ, केवल धन विधेयकों के लिए। इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है? नहीं। तो 2 से 21 का ऑप्शन क्या होगा? ए। हाँ। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? बिल्कुल हाँ। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न 2 से 22 देखते हैं। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न कर दिया जाए। प्रश्न कह रहा है 2 से 22 क्या कह रहा है? वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? कितने महीने तक रह सकती है? तो वह रह सकती है आपकी कितने महीने तक? 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर ए। तो वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? वह है आपकी 6 महीने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 223 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसमें राज्य के विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन नहीं होते, शामिल नहीं होते। संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित शामिल होते हैं। किसमें? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। कौन? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो 223 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। एक बात इसमें ध्यान दे लेना कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में है ना, तो निर्वाचित नहीं, जो मनोनीत 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो भी भाग लेते हैं। किसमें? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगला प्रश्न 224 है। क्या है? निम्न में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? निम्न में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो वह अनुच्छेद कितना है? 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 389, अनुच्छेद 392।
तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा सकता है? तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद क्रमांक 356। इसके अंतर्गत राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद कौन सा? 356, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 225 कह रहा है, क्या कह रहा है? शुद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354। तो कौन सा अनुच्छेद है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? वह अनुच्छेद है आपका 352। ठीक है, तो राष्ट्र में यानी देश के अंदर आपातकाल लगा सकते हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान या देश में आपातकाल लगाया जा सकता है तो वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। तो 225 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 226 की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो कौन से निलंबित रहते हैं? तो वह निलंबित रहते हैं मूल अधिकार, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो 226 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी कि 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाता है उसके अंतर्गत मूल अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न 227 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 350 और 351, अनुच्छेद 352, 356, 360, अनुच्छेद 335, 36, 37। तो निम्न में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? वह कौन से अनुच्छेद हैं? तो वह अनुच्छेद आपके 352, 356, 360। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, 356 के अंतर्गत राज्यों में आपातकाल लगा सकते हैं और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के उपबंध दर्शाए गए हैं? अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो 227 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 228 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? लघुकरण, परिहार, स्थगितीकरण या प्रलंबन। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो 228 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, परिहार, ऑप्शन नंबर बी। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जा सकती है? और क्या है? परिहार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 229 प्रश्न है जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। जब भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तब उनकी जगह कार्य कौन करेगा? कार्य तो करना है, किसका कौन करेगा तब कार्य? तो कार्य करेगा आपका कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश भी उस समय ना हो तो जो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति का कार्य करेगा और राष्ट्रपति का वेतन भत्ते जो भी है उसको प्रदान किए जाएंगे। तो जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो सर्वोच्च, इसके बाद जो उसका जो पद है, ठीक है, वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वो कार्य करेगा। अगला प्रश्न 230 की बात करते हैं। क्या है? भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, यूएस के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति नाम है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं और किसके अंतर्गत हैं? जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं। वही अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिए गए हैं, लेकिन ब्रिटेन में राजा रानी कैसी है? उनके वंशानुगत हैं और हमारे यहाँ कैसा है? गणतंत्रात्मा, यानी हमारे यहाँ चुनाव होता है वहां पे उनका वंश चलता है। तो राष्ट्रपति में शक्ति दोनों को बराबर दी गई है, ब्रिटिश रानी को और हमारे राष्ट्रपति को।
अगला प्रश्न 231 की बात करते हैं। क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष। तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? वह होता है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 232। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह। तो कौन से राष्ट्रपति रहे जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को क्या क्या बोलते रहे? सर्वधर्म समभाव। तो वह राष्ट्रपति थे आपके कौन से? वह थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या कहा? किसके बारे में? धर्मनिरपेक्षता के बारे में, सर्वधर्म समभाव। अगला प्रश्न आप 233 की बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो प्रश्न पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी संघ लोक सेवा जो यूपीएससी का सदस्य है उसे कैसे हटाया जा सकता है, किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? तो उसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यूपीएससी का सदस्य किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 234 की बात करते हैं। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? पॉकेट वीटो यानी कि जेब में, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं अपनी जेब में? 1 माह, 6 माह, 12 माह, अनिश्चित काल के लिए। तो पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? वह रख सकते हैं अनिश्चित काल के लिए। इसके बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि वह जो मंत्रिपरिषद द्वारा जो विधेयक पारित किया गया है वह राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो अनिश्चित काल के लिए भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न 235 है। प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 5, 12, कुल सदस्यों के 1/5 भाग 10। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? वह सदस्य कितने होंगे? तो वह सदस्य होंगे आपके 12, ठीक है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो 235 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 236 है। क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए, यानी कि वो अकेले खड़े थे और वो चुन लिए गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति हैं आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। एक कैसे चुने गए थे? निर्विरोध, ठीक है। तो ये मात्र अकेले उम्मीदवार थे और ये चुन लिए गए। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम निर्विरोध जो चुने गए वो कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 237 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है कितने महीनों के लिए? तो वह है आपके ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। तो युद्ध या आक्रमण के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन कितने दिन के लिए अपेक्षित है? 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न 238 की बात करते हैं। प्रश्न है भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, यह क्या सही है इसके अंतर्गत? तो इसका अंतर्गत सही है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तो भारतीय संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है, सक्षम है, ठीक है। तो राज्य के जो विषय है वैसे तो राज्य ही बनाते हैं उस पर कानून, लेकिन जब आपातकाल देश में लगा हुआ है तो फिर क्या कर सकती है? संसद ही उसके ऊपर कानून बना सकती है।
अगला प्रश्न 239 की बात करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी कर। तो 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए वह कौन से व्यक्ति हैं? तो वह व्यक्ति हैं आपके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। कितनी बार चुने गए? 2 बार। तो राजेंद्र प्रसाद के बार चुने गए थे? 2 बार। अगला प्रश्न 240 की बात करते हैं। क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है? तो यह किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके माध्यम से? संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो 240 का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं भारत के राष्ट्रपति के पास? तो अधिकार है आपके 3 प्रकार के। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 352, 356 और 360, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न 242 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो वह किसको सौंपेगा अपना त्यागपत्र? वह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। एक नियम है, ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न 243 की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपका कौन? राष्ट्रपति। तो संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 244 है निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो भारत की वह किसकी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? वह है लोकसभा का अध्यक्ष। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। अगला प्रश्न 245 है। प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो कितनी बार? इसके लिए अनलिमिटेड है, यानी कि उसके बारे में कोई नहीं दर्शाया गया है। वह अनलिमिटेड बार खड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न 246 है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो 5 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो यह कितना होता है? वह होता है ऑप्शन नंबर सी, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है तभी तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। जिस दिन लोकसभा का बहुमत उसको प्राप्त नहीं होगा वह अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 247 की बात करते हैं। 247 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रतिमाह, 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह, 75,000 रुपये से लेकर 1.75 लाख रुपये प्रतिमाह, 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये प्रतिमाह। तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों में वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना हो गया है? वह हो गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, 50,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह। अगला प्रश्न है आपका भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन द्वारा, नियुक्ति द्वारा, मनोनयन द्वारा, चयन द्वारा। तो भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है नियुक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है ना। तो भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी।
का जो निर्वाचन होता है वह सदस्यों को होता है, लोकसभा के सदस्यों का होता है। वे आपस में मिलकर राष्ट्रपति के द्वारा जो भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कौन? प्रधानमंत्री को। तो भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति के माध्यम से। अगला प्रश्न आपका 249, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर बीवी गिरी। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? वह रहे थे आपके कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। तो कितने बार जो उपराष्ट्रपति रहे? 2 बार। अगला प्रश्न 250 की बात करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? 1, 2, 5, 8। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? वह कितने सदस्य होंगे? तो वह सदस्य होंगे आपके 2, ऑप्शन नंबर बी। तो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के नियुक्त किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न 251 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, अनिश्चित काल के लिए। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश लागू देता है उसकी अवधि कितनी रहती है? तो उसकी आपकी अवधि रहती है, वह रहती है 6 महीने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश दिया जाता है उसकी अवधि कितनी होती है? 6 महीने के भीतर। अगला प्रश्न 252 है। क्या कह रहा है? यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनावों को आदेश दे सकता है। बी, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। उपयुक्त में से कुछ भी कर सकता है। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, क्या कर सकता है? वह कर सकता है, वह राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और वो राज्य के शासन के उत्तरदायित्व संभाल सकता है। ठीक, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य, राज्यों के आधे विधानमंडल, किसी भी राज्य विधानमंडल के 1/3 सदस्य। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो कौन शुरू कर सकता है? तो वह शुरू कर सकता है आपके ऑप्शन नंबर ए, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य। अगला प्रश्न 254 है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? यानी भारत का कोई नागरिक कितनी अपनी आयु पूरी कर ले तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसकी आयु कितनी पूर्ण कर लेना चाहिए? 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जब 35 वर्ष का पूरा हो जाएगा व्यक्ति तब वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। तो 254 का ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 255 है। क्या कह रहा है? यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न क्या कर रहा है? यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो कौन नामित करेगा? वह नामित करेगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में यदि उनको प्रतिनिधि नाम प्राप्त हुआ हो, ठीक है, तो उनके कितने 2 सदस्य जो उनको नामित किया जा सकता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 256 है। क्या कह रहा है? भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 42वां संशोधन अधिनियम, 61वां संशोधन अधिनियम, 74वां संशोधन अधिनियम, 83वां संशोधन अधिनियम। तो भारत के किस संविधान अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? वह कौन सा संशोधन है? वह संशोधन है आपका 61वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो 256 ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी।
तो भारतीय किस संविधान अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संशोधन अधिनियम। किसके समय हुआ था? राजीव गांधी के समय। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? 6 माह, 3 माह, 9 माह, 12 महीने। तो राष्ट्रपति का पद कितने माह के लिए रिक्त रह सकता है? कितने महीने के लिए? तो वह रह सकता है आपका 6 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। इसके अंतर्गत आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति का पद कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? 6 महीने। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, एक एवं दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो 258 का ऑप्शन कौन सही है? वह सही है आपका सी, 1 एवं 2 दोनों। प्रतिवर्ष करते हैं, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को जो प्रथम सत्र को प्रारंभ का संबोधन करते हैं कब? प्रतिवर्ष के शुरुआत में और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। अगला प्रश्न 259 की बात करते हैं, क्या है? भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? सेना का जनरल, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल। तो भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? इनका सर्वोच्च सेनापति कौन माना जाता है? इनका सर्वोच्च सेनापति माना जाता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन माना जाता है? राष्ट्रपति। तो 259 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 260 है। प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? कोई नहीं, 2, 3, 4। तो भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो 260 का ऑप्शन कौन सा सही है? वह सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। तो भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? 3। अगला प्रश्न 261 है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री। अब तो नीति आयोग है, योजना आयोग तो खत्म कर दिया, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? वह है आपके प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पुराना प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अब इसकी जगह कौन सा है? नीति आयोग। इसके भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न 262 की बात करते हैं। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। तो इसमें सबसे पहले किसका कार्यकाल था? सबसे बाद में किसका? आइए देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, बीबी गिरी। तो निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से लेके अंतिम तक क्रमबद्ध करें। तो इसका कौन सा सही है? इसका सही है आपका ऑप्शन नंबर क्या? सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर आपके कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आपके कौन? बीबी गिर, आखिरी में आपके फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसमें सबसे पहले कौन है राष्ट्रपति? प्रश्नकर्ता डॉक्टर राधाकृष्णन, फिर आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद पद संभालते हैं राष्ट्रपति का, फिर आपके बीबी गिर पद संभालते हैं राष्ट्रपति का, आखिरी में आपके कौन संभालते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 263 है, क्या है? जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार, अधिकारों का एकीकरण। तो जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे कहा जा सकता है आपका क्या? अधिकारों का वितरण, ऑप्शन नंबर बी। तो जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा सकता है? अधिकारों का वितरण। अगला प्रश्न 264 क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। 264 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति होती है? वह होती है आपकी लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद कौन से में? 75C के अनुसार। अगला प्रश्न 265।
जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का, संसद के सदस्य का, ए तथा बी दोनों का। यानी जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उनका वेतन किस रूप में उनको प्राप्त होगा? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में, या ए बी दोनों। तो 265 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वह होगा राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के रूप में जो भी व्यक्ति कार्य करेगा, ये भारतीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उपराष्ट्रपति हो, यदि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसका वेतन और भत्ते जो उसके राष्ट्रपति को मिलता है वह किसको मिलेंगे? जो राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है व्यक्ति उसको। तो 265 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 266 की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? भारत के वह राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे वह कौन से व्यक्ति हैं? तो वह व्यक्ति आपके हैं एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो 2 बार जो राष्ट्रपति रहे वह कौन से व्यक्ति रहे? वह रहे आपके राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। एक कितने बार राष्ट्रपति रहे? 2 बार। अगला प्रश्न 267 है। क्या कह रहा है? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो कितनी बार लागू हो चुकी है? तो यह लागू हो चुकी है आपके 3 बार। ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? 3 बार। तो 267 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 268 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? 268 जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। तो जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तब भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी। तो जनता पार्टी के समय भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 269 की बात करते हैं। प्रश्न है विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों को नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। तो विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? वह कौन करता है? तो वह करता है आपका कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 270 है। प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्न में से कौन दिलाएगा? कौन दिलाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, निर्गामी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्न में से कौन दिलाएगा? 270 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दिलाएंगे। किसको? राष्ट्रपति को। तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न 271 है। प्रश्न है निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का भी सदस्य था या थी? चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव। तो कौन से व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य थे? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की जो शपथ ली थी वो किसने ली थी? वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो एक तो कौन थी प्रधानमंत्री बनी? राज्यसभा की सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 272 है। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब भी अपनी सहमति को रोक रख सकते हैं, पुनर्वाचन के लिए उसे संसद को लौटा सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता विलंब कर सकते हैं, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। तो जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे क्या कर सकते हैं? तब वो क्या कर सकते हैं? अपनी सहमति के लिए बाध्य हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें सहमति देनी ही पड़ेगी। 272 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे क्या करेंगे? अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। भारत का राष्ट्रपति है राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष, उपर्युक्त में
कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति है राज्य का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष। अगला प्रश्न 274 है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? 5, 6, 2, 3। तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? 274। तो 274 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार। तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? 3 प्रकार। 274 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 275 की बात करते हैं, निम्न में से वो उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? प्रश्न क्या कह रहा है, वे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो वे कौन से व्यक्ति हैं? तो वे व्यक्ति हैं आपके बीबी गिर, ऑप्शन नंबर बी। तब ये उपराष्ट्रपति थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या त्यागपत्र दे दिया था? उपराष्ट्रपति का। तो 275 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय महान्यायवादी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 277 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्न में से कौन नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, राज्यपाल। तो भारत के प्रधानमंत्री को निम्न में से कौन नियुक्ति करता है? तो वह नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 278, निम्न में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो निम्न में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो वह कौन है? तो वह है आपके भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। तो निम्न में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त हैं? तो वह कौन व्यक्ति हैं? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 279 है, क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या रखी गई है? तो वह रखी गई है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, तो इनकी उम्र सीमा नहीं है, लेकिन 35 वर्ष का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, अधिकतम सीमा आपकी कोई नहीं है। अगला प्रश्न 280, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? यानी उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने चुनाव किसका लड़ा? राष्ट्रपति का, लेकिन वो गए हार। तो कौन से व्यक्ति हैं? एस राधाकृष्णन, बीबी गिर, भैरव सिंह शेखावत, बी और सी दोनों। तो कौन से व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और वो हार गए? तो व्यक्ति हैं आपके कौन से? भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर सी। तो भैरव सिंह शेखावत वो व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और हार गए। अगला प्रश्न 281, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संघ का मंत्रिपरिषद, संसद। तो भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? किसकी सिफारिश पर? ठीक है, तो वह कर सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। ठीक है, तो इन्हीं के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपात की घोषणा जारी कर सकता है। किसके कहने पर? मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, इसके लिखित सिफारिश पर। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बीबी गिर, एन संजीव रेड्डी। तो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, कौन से हैं आपके? तो वह हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने किसमें यात्रा की? पनडुब्बी में।
तो 282 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 283, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया कौन से बाद में, इस कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार रखिए। तो सबसे पहले कौन से राष्ट्रपति आए और सबसे बाद में आखिरी में कौन से आए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके कौन से आए, तो सबसे पहले आपके आए जाकिर हुसैन, फिर आपके कौन से आए जस्टिस हिदायतुल्लाह, फिर आपके फखरुद्दीन अली अहमद, आखिरी में कौन आए एपीजे अब्दुल कलाम। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार जो राष्ट्रपति के पद पर शोभित हुए कौन हुए, जाकिर हुसैन, उसके बाद आपके कौन आए जस्टिस हिदायतुल्लाह, ठीक है, फिर इसके आखिरी, इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, और आखिरी में जो विराजमान हुए राष्ट्रपति पद पर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी। अगला प्रश्न 284, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है। जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। जी नहीं, चुनाव करना संभव नहीं है। संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। यानी कि जब विधानसभाएं कुछ भंग हैं तो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव क्या उचित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, तो उनके सदस्य शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, कि जब कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए। अगला प्रश्न 285 कह रहा है, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। तो 285 का ऑप्शन है, वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी वाद विवाद है उसका निर्णय कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 286 है, क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है। 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीने, 6 महीने और 6 सप्ताह। प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है। वह समय सीमा कितनी दी गई है, वह दी गई है आपकी 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 287, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है, तो वह करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। तो 287 का ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 288 की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, 288 का ऑप्शन कौन सही होगा, वह ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, कि सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अगला प्रश्न 289 है। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए क्या डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66%, डाले गए मतों का 50%, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को मत कितने प्राप्त होने चाहिए, तो वह प्राप्त होने चाहिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। किसको, राष्ट्रपति को, तब वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए कितने, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, 290। उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति कोई नहीं होता, संसद सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति जरूर होता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति वाले में कौन सही, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न 261 की 291 बात करते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने महीनों के भीतर? 6 महीने, 12 महीने, 1 महीना, 3 महीना। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है वह कितने महीनों के अंदर? 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए। 291 ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 292। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 10, 12, 14। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोनों सदस्यों को, तो वह है आपके ऑप्शन नंबर कितना? 14। 12 राज्यसभा के, 2 लोकसभा के। तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य। कुल पूछा गया है कि राज्यसभा के होते तो 12, लोकसभा के 2, ठीक है। कुल पूछा गया है तो 14 सदस्य हो जाएंगे, 12 राज्यसभा के, 2 लोकसभा के। अगला प्रश्न 293 है। निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति प्रणाली सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, उपयुक्त सभी। तो निम्न में से अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो ये किस प्रकार से बनती है? वह बनती है उपयुक्त सभी। यानी कि कार्यकाल के निश्चित अवधि, कार्यपालिका के विधानमंडलों के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं और राष्ट्रपति को लोकसभा द्वारा चुनाव, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। तो निम्न में से अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं है, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 294। प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा। तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है वह कौन है? तो वह करती है आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 295 है। क्या है प्रश्न? क्या है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरणी बोर्ड द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, सभी विकल्प सही है। तो भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो 295 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरणी वोट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? एकल हस्तांतरणी वोट द्वारा। 295 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 296 है। प्रश्न क्या है? जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे। क्या सही बात है? राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक रूप में राष्ट्रपति कार्य कर रहा है तो उसका अधिकार, उसकी शक्तियां क्या क्या रहेंगी? तो आपको बताना है। 296 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 क्या है? यानी कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो तब उसका क्या अधिकार होगा? राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। किसको? उपराष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे, ये बात सही नहीं है। ठीक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा, नहीं। जब वो राष्ट्रपति बन चुका तो वह जो उपराष्ट्रपति कार्य वह क्यों करेगा? तो इसका ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार है, विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रश्न पूछा जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। क्या अपने स्वेच्छा से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना। 297 प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार है, वह क्या कर सकता है? वह कर सकता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति चाहे जिसको प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का बहुमत उसे प्राप्त होना चाहिए, उस व्यक्ति को, तब वो प्रधानमंत्री पद पर आगे रहेगा, नहीं तो वह बर्खास्त, यानी वह प्रत्यापत्र देना पड़ेगा। तो भारत के राष्ट्रपति स्वेच्छा निर्णय अधिकार से क्या प्राप्त है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह कर सकता है अपनी मर्जी से। अगला प्रश्न 298 बात करते हैं। क्या है? एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में भी, केवल राज्य परिषद राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, उपयुक्त में किसी में भी नहीं। तो एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? वह प्रस्तुत किया जा सकता है कहां? केवल लोकसभा में। तो धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा? केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में नहीं, केवल लोकसभा में।
अगला प्रश्न 299 है, क्या है? अध्यक्ष सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से बना होता है। तो अध्यक्ष सरकार में जो राष्ट्रपति होता है उसका क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य होता है, क्या होता है? विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। यानी कि अध्यक्ष सरकार में राष्ट्रपति क्या करता है? विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। तो 299 ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 300 है। प्रश्न क्या है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? पीजे कुरियन, हामिद अंसारी, के रहमान खान, कारिया मुंडा। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? पुराना प्रश्न है, तो तब कौन थे आपके? पीजे कुरियन, ऑप्शन नंबर ए। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? पीजे कुरियन।